हेलो टेंथ, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जी स्टूडेंटो। इन दिस लेक्चर वी कवर सिविक्स चैप्टर सेकंड, फेडरलिज्म। सो देखते हैं क्या है फेडरलिज्म, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कितने टाइप्स का फेडरलिज्म होता है, मेनी मोर थिंग्स। तो करें शुरू। सो फेडरलिज्म क्या होता है? इट इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between a central authority and various constitutional units of the country. ऑब्वियसली सिविक्स पढ़ रहे हैं तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें पावर डिवाइड की जाती है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स। जैसे कि एक सेंटर हो गया और एक स्टेट हो गया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है, उनके बीच पावर डिवाइड की जा रही है। आधी पावर सेंटर को दी जा रही है और आधी स्टेट को। कुछ काम जो सेंटर करवाएगा और कुछ काम स्टेट करवाएगा, उनकी जुरिस्डिक्शन होगी स्टेट की। सम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर 2 or more लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म होता है एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो पावर है वो डिवाइड की जाती है। एक तो एक अपर लेवल जैसे सेंटर हो गया और एक हो गया स्टेट लेवल। तो देयर आर 2 or more लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में है, हमारी कंट्री में 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे पहले। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। उसके बाद 3 टायर हो गया, ठीक है। तो या तो 2 होंगे या मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है। 2 or more than 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन। मैं हूं राजस्थान में, ठीक है, तो मुझे राजस्थान की गवर्नमेंट भी गवर्न करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन, बट ईच टायर्स हैज इट्स ओन jurisdiction and in specific matters of legislation, taxation and administration। और एडमिनिस्ट्रेशन में, टैक्सेशन में, लेजिस्लेशन में इनकी खुद की स्पेसिफिक jurisdiction होगी। मतलब ये जैसे कि हम आगे देखेंगे और कि क्या क्या इनकी लिस्ट है, जैसे कि यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कंकरेंट लिस्ट हो गई, उनमें क्या क्या जुरिस्डिक्शन है। जैसे कि सेंटर किस किस पे काम कर सकता है, स्टेट कौन सी जगह पे काम कर सकता है, तो वैसे। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है, आगे देखते हैं। द जुरिस्डिक्शन आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन में ये जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिकली दी गई है। जैसे कि आर्टिकल 52 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू आर्टिकल 151 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्पेसिफाइड यूनियन गवर्नमेंट के उसमें लॉज हैं कि क्या क्या कौन से लॉज बना सकती है, क्या क्या यूनियन गवर्नमेंट कर सकती है। स्पेसिफाइड किया गया है कि यूनियन गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। वैसे ही आर्टिकल 152 से लेके 273 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट ही उन पे लॉ बना सकती है, उन पे जुरिस्डिक्शन है। तो ये स्पेसिफाइड है। और थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट भी हम देखेंगे कि और वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे दिया गया है और उसकी क्या क्या जुरिस्डिक्शन है। अब देखते हैं द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी unilaterally changed by one level of government. It requires consent of both levels of government। देखो जैसे कि फेडरलिज्म कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है। अब देखो सिस्टम क्या होता है कि एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। अब पापा ने क्या है कि जिम्मेदारी सौंप दी है बड़े भाई को। अब बड़े भाई को पावर शेयर करनी है किसके साथ, छोटे भाई के साथ। अब वो तो उसके बिल पे है कि वो करे या ना करे, बट एक लीगल डॉक्यूमेंट हो जाता है। जो पेरेंट्स है वो लिख के दे देते कि नहीं भाई ऐसे ही होगा, तुम्हें पावर शेयर करनी पड़ेगी। तो अब वो चाह के भी उस लीगल डॉक्यूमेंट को अकेला नहीं हटा सकता, उसे अपने छोटे भाई से कंसर्न लेना पड़ेगा कि क्या मैं हटा दूं, क्या तू चाहता है, क्या तू सहमत है क्या कि मैं अकेला गवर्न करूं पूरे घर को, मैं अकेला जिम्मेदारियां संभालूं। तो ये सिस्टम होता है। तो अकेला जो यूनियन गवर्नमेंट है वो यूनिलेटरली अकेला खुद से ही क्या है चेंज नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को।
कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। जो कि कोर्ट होती है, अब मान लो कभी बहस होगी कि इस पे कौन लॉ बनाएगा, स्टेट कहता है मैं लॉ बनाऊंगा, सेंटर कहता है मैं लॉ बनाऊंगा, और वैसे सेंटर का लॉ प्रिवील करता है, बट फिर भी मान लो उनके बीच कंफ्लिक्ट हो गया, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट क्या करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करेगा, देखेगा और बताएगा कि इसमें इसकी जुरिस्डिक्शन है। इतना समझ में आया? 6. सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब देखो भैया, अब पापा ने जिम्मेदारी तो दे दी है, पर बिना पैसों के घर का खर्चा नहीं चलेगा, तो जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो भी क्लियरली स्पेसिफाइडली क्या है, मेंशन्ड है। ठीक है, उनको ऑटोनॉमी है कि वो इंश्योर कर ले। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर करे। समझ में आया? आगे देखते हैं। अब देखो, फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव। अब जो फेडरल सिस्टम है ना, उसका दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो सेफ गार्ड द एंड प्रोमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री, और दूसरा क्या है, अकोमोडेटिंग रीजनल डाइवर्सिटी। सेफ गार्ड एंड प्रोमोट यूनिटी ऑफ कंट्री कैसे? जैसे कि रीजनल जो डिमांड्स होती है ना, अब देखो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, स्टार्टिंग में जो स्टेट्स बने थे 1956 में, वो क्यों बने थे? क्योंकि वहाँ पे रीजनल डिमांड्स बहुत राइज हो रही थी, लिंग्विस्टिक डिमांड्स, कि स्टेट्स को फॉर्म करो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे कि जहाँ पे मैक्सिमम लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं, उसे एक स्टेट बना दिया जाए, तो ऐसे। तो ये क्या करेगा कि एक मतलब जो रीजनल डिमांड्स है ना, उसको कम कर देगा। क्यों? क्योंकि कुछ तो मिल रहा है ना, वरना उसके बाद अगर मान लो ये सब नहीं मिलेगा, जैसे कि हिंदी कोई भी लैंग्वेज उसमें इम्पोज की जाएगी, एक सेंट्रल नेशनल लेवल नेशनल लैंग्वेज होगी, तो क्या वो उन पे लगेगा कि हम पे इम्पोज की जा रही है, और वो क्या करेंगे कि डिमांड करेंगे मोर ऑटोनॉमी। तो वो क्या को यूनिटी के लिए प्रॉब्लम करेगी देश से। और सेकेंड है अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। समझ में आए की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म? अब देखते हैं आगे। अब देखो, एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट ऑफ लिव टुगेदर। अब देखो, जैसे कि बड़े भाई को जिम्मेदारी दी है, तो वो क्या करेगा कि अगर म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा उन दोनों के बीच, है ना, और एक दूसरे के साथ रहने की क्या होना कि एग्रीमेंट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, उस पेपर को फाड़ देगा और कहेगा भाई मैं नहीं जानता, ठीक है, मैं बड़ा हूँ, सारी पावर मेरी है। तो वो क्या करेगा, उनके बीच डिसयूनिटी बनाएगा उनके बीच। तो उनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये बड़ा भाई है, ये जो भी करेगा सही करेगा, और एक एग्रीमेंट हो जो कि उनको साथ रहने के लिए जोड़े। तो ये समझ में आ गया? अब देखते हैं, एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। और अब ये नहीं है कि हर जो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या जो भी कंट्री हो, ठीक है, उनमें जो फेडरेशन होगा, जैसे कि एक यूनियन गवर्नमेंट होगी, एक स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच जो पावर होगी वो एकदम इक्वल होगी, नहीं। ये डिपेंड करती है वन फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन। जैसे कि अमेरिका है, वो भी एक फेडरल, जिसमें कि अपने स्टेट्स को मोर ऑटोनॉमी है, मोर पावर्स है, और इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। वैसे ही जो इंडिया है, उनमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंस कि जैसे कि जो एमपीज हो गए, राज्यसभा के मेंबर्स हो गए, उनको क्या है कि अगर बड़ा स्टेट है तो उसमें से ज़्यादा राज्यसभा के मेंबर्स जाएंगे, और जो छोटा स्टेट है जैसे सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, उनमें से लेस नंबर ऑफ पीपल जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। तो ये क्या करता है, एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। ठीक है, ये सब नोट्स है बेस्ट आपके लिए, तो आप साथ साथ नोट्स करते रहना, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ फेडरेशन, कितने प्रकार के फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाती है। अब देखो, ये दो बॉक्सेस है, ठीक है, स्क्वायर है। अब देखो, अब एक ये हो गया, अब इसमें क्या है, एक बड़ी यूनिट है, उसको छोटी यूनिट्स में डिवाइड की गई है, 1 2 3 ऐसे, ठीक है, छोटी यूनिट्स में डिवाइड किया गया। अब वैसे ही एक ये देखते हैं, एक छोटी यूनिट है, ठीक है, ये सब मिलके
डिसीजन लेते हैं कि हम लोग साथ रहेंगे। तो अब देखो क्या ना कि इसमें क्या है कि बड़ा जो यूनिट है वो डिवाइड हो रहा है छोटी छोटी यूनिट्स में, और इसमें सेकंड वाले में क्या है, देखो तो ए में क्या हो रहा है कि एक जो छोटी छोटी यूनिट्स है वो डिवाइड कर रही है ना, एक स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर रही है बड़ी यूनिट। और बी में क्या हो रहा है कि छोटी छोटी जो यूनिट्स है वो एक लार्ज यूनिट में बन रही है। तो ये जो ये होता है होल्डिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, और ये होता है कमिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर। अब और देखते हैं इनके बारे में, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, ये कमिंग टुगेदर। पहले देखते हैं कमिंग टुगेदर क्या है। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स coming together, independent states coming together on to form a bigger unit, जैसे कि यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूरोपियन यूनियन हो गया। उसमें क्या होता है कि ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होते हैं उनको कोई मतलब ऐसे बंदिश नहीं है कि तुम लोग आओ ही, उनकी खुद की मर्जी है, वो इंडिपेंडेंट है, वो आना चाहें या ना आना चाहे। तो ये हो जाता है कमिंग टुगेदर, वो खुद आ रहे अपने विल से आ रहे हैं कि हाँ हम, ताकि और स्ट्रॉन्ग हो जाए मिलिट्रिकली फाइनेंशियली हर वे से। तो वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ आते हैं, तो वो हो गया कमिंग टुगेदर। अब देखो ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल पावर आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, और जो स्टेट्स हैं कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं वो इक्वली पावर है, उनके पास इक्वल पावर है और वो उतनी ही बराबरी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि कोई उनमें से यूनिट है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं, सब क्या है इक्वल पावर है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है सबका। ये देखो ये डायग्राम है, ठीक है। तो जैसे कि स्टेट 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 और ये छोटे स्टेट्स मिलके क्या है एक बड़ी यूनिट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। ए लार्ज यूनिट, होल्डिंग टुगेदर में ये एक लार्ज यूनिट, a large unit decides its power, divide its power between constituent states and the national government। इसमें क्या होता है कि एक लार्ज यूनिट है, जैसे हमने देखा, वो क्या करती है डिवाइड करती है, डिसाइड करती है कि हम अपनी पावर्स को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे छोटी छोटी यूनिट्स में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें फ्री कर दिया जा रहा है। जैसे एग्जांपल देखो इंडिया है कि भारत, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो फ्री है, फ्री नहीं है वो। जैसे कि हमारा आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया दैट इज भारत शॉल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो वो उसके जो स्टेट्स हैं वो फ्री नहीं है इससे। ये क्या है कि पावर डिवाइड किया ताकि कन्वीनियंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन क्या एफिशिएंटली वर्क कर सके और जो ग्रास रूट लेवल तक क्या डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस हो। अब इसका रीज़न क्या है, देखो फेडरलिज्म का रीज़न, बेस्ट रीज़न क्या है फेडरलिज्म का, और इसका बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स क्या है देखते हैं। तो जैसे यूनियन गवर्नमेंट है तो वो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम कहाँ तक अपना ध्यान दे सकती है, वो अपने पास की जगह पे, जैसे कि एक इजी सा एग्जांपल है, देखो जैसे कि हम दिल्ली गए होंगे आप में से मैक्सिमम लोग, जो कि कैपिटल है हमारा, तो उसमें जो कितना मतलब डेवलपमेंट है, रोड ट्रांसपोर्टेशन कितना मतलब एफिशिएंट है, मतलब कितना क्लीनलीनेस है वहाँ पे। वैसे ही हमारे स्टेट्स की कैपिटल्स को देखो, जैसे कि जयपुर हो गया, भोपाल हो गया, लखनऊ हो गया, कोलकाता हो गया, तो ये जो कैपिटल्स हैं वो कितनी मतलब क्लीनलीनेस है, ठीक है, कितनी क्लीन्स हैं, कितना मतलब बेस्ट टू बेस्ट डेवलपमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे आता है फर्स्ट से, ठीक है। और जो हम देखते हैं कि विलेज है, जो रूरल विलेज है वो कितने पिछड़े हुए हैं डेवलपमेंट से। तो अगर यही जो डिवाइड हो जाती है ना पावर्स, तो क्या है ना कि लोगों के हाथ तक, लोगों के खुद तक है ना वो पहुंच सकती है।
उनके हाथ में होती है कि डेवलपमेंट करना। जैसे कि 3 टायर सिस्टम हो गया, तो अब लोगों के खुद में क्या है, हाथ में है कि वो डेवलपमेंट कर सकें, क्योंकि उनके खुद के पास है ना। एक तो हो गया जैसे कि एमपी, एक हो गया एमएलए, और एक हो गया वार्ड मेंबर। तो वार्ड मेंबर को वो जाके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और सॉल्यूशन करवा सकते हैं। तो फेडरलिज्म का है ना यही फायदा है। और इंडिया का जो फेडरेशन है तो वो इसी पे डिपेंडेंट है। जैसे कि स्टार्टिंग में बहुत सारी कमेटीज बनी थी, कमीशंस बने थे, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आने से पहले, स्टेट्स को डिवाइड होने से पहले, तो वो सब मतलब इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे थे कि ये एफिशिएंट होगा, इफेक्टिव होगा या नहीं होगा बनाने के लिए। तो ये रीजन है इंडिया के फेडरेशन का, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का, ठीक है। स्पेन, बेल्जियम, ये सारे और एग्जांपल्स हैं। और देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स टेंड्स टू बी मोर पावरफुल, अनइक्वल पावर्स, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेसिफिक पावर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि वो अपनी पावर्स को क्या कर रही है, शेयर कर रही है। अब जो दो भाई देखे थे हमने, अब उनमें से पावरफुल ज़्यादा केवल है, ऑब्वियस है कि उनके पापा ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो उन दोनों को पावर दे रहे हैं। तो पावर देने वाला ही तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ ना, ठीक है। अनइक्वल पावर्स होंगे, ठीक है, स्टेट्स के बीच। कोई स्टेट और सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेसिफिक पावर्स, जैसे कि आर्टिकल 370 अब तो डिमोलिश हो गया, बट उससे पहले क्या जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स थे कुछ। वैसे ही और भी बहुत सारे स्टेट्स होते हैं जिनको स्पेसिफिक पावर्स दी जाती है। तो वो यूनियन के हाथ में है कि वो कैसे मैनेज करे। ये हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आगे दोनों समझ में, आगे देखते हैं। अब अब एक क्विक डिफरेंस देखते हैं बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड गवर्नमेंट। देखो, तो फेडरल गवर्नमेंट में देखा हमने कि पावर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, डुअल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट क्या है, पावर कंसंट्रेटेड है, सिंगल गवर्नमेंट होगी। फेडरल गवर्नमेंट में इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्टेट की जुडिशरी अलग, सेंटर की जुडिशरी अलग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की जुडिशरी अलग होगी। और यूनियन गवर्नमेंट क्या है, नो सच मैकेनिज्म, इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता। इसमें क्या होता है, सेपरेट लेजिस्लेचर, मतलब यूनियन का लेजिस्लेचर अलग होता है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, और ये स्टेट लेजिस्लेचर अलग होता है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबलीज, काउंसिल्स, ठीक है। तो ये होता है बाइकैमरलिज्म। और इसमें क्या है, सुप्रीम कंट्रोल। तो क्या होगा कि सेंटर जो लेजिस्लेशन, यूनियन लेजिस्लेशन, उसका होगा, डिपेंडेंट होगा उस पर कि या तो वो बाइकैमरलिज्म बनाए जैसे कि ब्रिटेन में, या यूनिकैमरलिज्म बनाए जैसे कि चाइना में है। आगे समझ। सो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को क्या चीज़ है जो कि एक फेडरल कंट्री बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, डिड नॉट यूज वर्ड फेडरेशन। अब हमने आर्टिकल फर्स्ट मैंने आपको बताया कि इंडिया दैट इज भारत शोड बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल फर्स्ट जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अब उसमें अब कहते आप ही पूछोगे कि भैया इसमें फेडरलिज्म तो यूज है ही नहीं, है ना, तो इंडिया फेडरल कंट्री कैसे हुआ। अब देखो, जो इंडिया का फेडरलिज्म है वो डिफरेंट है अदर कंट्री से। जैसे हमने देखा कि पावर शेयरिंग डिफरेंट होता है, फेडरेशन टू फेडरेशन डिपेंड करता है, वैसे ही अब इंडिया का फेडरलिज्म डिफरेंट है अदर कंट्री से। कैसे? इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो है क्वासी फेडरल स्टेट विथ यूनिटरी टिल्ट। मैक्सिमम जो टिल्ट है फेडरेशन का वो यूनियन की तरफ है, यूनियन के पास मैक्सिमम पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है। जैसे कि स्टेट्स को डिसबैंड करने की भी, अगर कोई स्टेट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा है और यूनियन गवर्नमेंट को लग रहा है ऐसा, तो वो क्या कर सकती है, उस पर आर्टिकल 356 इमरजेंसी इम्पोज कर सकती है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल रूल। तो उसके थ्रू क्या कि स्टेट की जो भी पावर है लेजिस्लेशन की वो सेंटर के हाथ में आ जाएगी। तो ये थोड़ा इंडिया का फेडरलिज्म डिफरेंट है अदर कंट्री से। तो बट ऐसा नहीं है कि ये पूरा ही अलग है, ये यूनियन हो गया पूरा ही, ऐसा नहीं है। ये फेडरलिज्म तो है क्योंकि पावर तो शेयर हो रही है ना बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो ये फेडरलिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फेडरलिज्म तो है ना। तो और देखते हैं, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि 2 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, एक सेंटर और यूनियन गवर्नमेंट और एक था स्टेट गवर्नमेंट। बट लेटर आया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1992, जिसने कि एक 3 टायर सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया।
थर्ड टायर ऑफ फेडरेशन वॉज एडेड फ्रॉम पंचायत एंड फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 जो कि शेड्यूल 11 एंड 12 के थ्रू एडेड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे और क्या रीजंस थे इसको इंट्रोड्यूस करने के। उससे पहले ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइड्स थ्री फोल्ड सिस्टम ऑफ लेजिस्लेशन पावर्स। अब लेजिस्लेटिव पावर्स देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिस्ट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर का, कि कौन कहाँ पे कानून बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ पे कानून बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे कानून बना सकती है। तो ये है डिवाइडेड इनटू थ्री लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब देखो पहले सिंपली देखते हैं, उसके बाद ये थियोरेटिकल पढ़ेंगे। यूनियन लिस्ट क्या होती है, जहाँ पे सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकता है। उसके बाद सेकंड स्टेट लिस्ट क्या होती है, जहाँ पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट है तो उन पे क्या है कि दोनों बना सकते हैं, यूनियन भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है। अब देखते हैं कि आप ही पूछोगे कि भैया अगर दोनों बना सकते हैं, मान लो स्टेट ने बना दिया फिर सेंटर ने बना दिया, उसके मन में आ गया कि भैया मैं भी बनाऊंगा, तो किसका जो लॉ है वो प्रिवील करेगा, मतलब किसका लॉ वैलिड होगा और किसका लॉ खत्म हो जाएगा, या किसका जो लेजिस्लेशन की जो पावर्स है उसकी कम पड़ जाएगी भैया, सीधी बात है, ठीक है, वो ठंडा पड़ जाएगा, तो वो होगा यूनियन लिस्ट का। अब देखते हैं थ्योरेटिकल। जैसे कि यूनियन किन किन पे लॉ बना सकता है, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एज डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। अब ये हर वो चीज़ें जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के, डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गए, किसी कंट्री के साथ अफेयर्स हो गए, ठीक है, बैंकिंग के रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, कम्युनिकेशन हो गए और करेंसी हो गए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि राजस्थान की, यूपी की, इनकी अलग करेंसी है, स्टेट की अलग करेंसी है, नहीं, सबकी एक करेंसी है। जैसे कि 5000 और सॉरी 1000 और 500 के नोट्स क्या हुए थे कि डीमोनेटाइज हुए थे, तो उसमें क्या स्टेट्स गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई और बहनों आज से 500 और 1000 के नोट बंद हो रहे हैं, या प्राइम मिनिस्टर ने बोला था या चीफ मिनिस्टर ने बोला था, ऑब्वियस है प्राइम मिनिस्टर ने बोला था। तो क्या है कि ये सब इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। और देखते हैं बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द कंट्री। अब देखो हमने देखा था कि ये होल्डिंग टुगेदर है, तो इसमें यूनियन की तरफ से जाता है। देखो जैसे यूनियन कोई लॉ बनाएगा तो वो क्या करेगा कि डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है, ना कि अपवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा। यूनियन कोई पॉलिसी बनाएगी तो वो नीचे तक जाएगी। तो क्यों, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। अब अगर मान लो हर एक स्टेट अपना अपना अलग बनाने लगी, करेंसी बनाने लगी, तो भैया स्टेट्स में और कंट्रीज में डिफरेंस क्या रह जाएगा, ये तो वही बात होगी ना, राजस्थान फिर एक कंट्री हो जाएगा, ठीक है, बट ऐसा है नहीं, बट ऐसा हो जाएगा ना अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। अब देखते हैं और यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ मेंशन इन यूनियन लिस्ट। और जो हमने देखा जैसे कि मेंशन्ड है जो कि यूनियन लिस्ट में, उन पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। आगे देखते हैं। प्रेजेंटली इट इंक्लूड्स 100 सब्जेक्ट्स, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आज के दिन। इंक्लूड 100 सब्जेक्ट्स। अब देखते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में क्या, कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। पुलिस हो गया, ट्रेड हो गए, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब इन सब पे क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या बनाएगी, लॉ बनाएगी। अब जैसे कि हम देखते हैं बैचेस लगे होते हैं पुलिस ऑफिसर्स के, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो ये सब क्या है कि उनके अंडर आते हैं। देखो एक्सेप्शन ये है कि जो दिल्ली पुलिस है वो यूनियन के अंडर आती है, और एक आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज, वो आते हैं यूनियन के अंदर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो वर्क करते हैं। और जो भी बाकी होगी, राजस्थान पुलिस हो गई, यूपी पुलिस हो गई, गुजरात पुलिस, हरियाणा पुलिस, सारी पुलिस जो स्टेट्स की होती है वो आती है इनके स्टेट के लॉ के अंदर, उन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, है ना। और देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। और जो लिस्ट में मेंशन्ड है उन पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है लॉज। आगे देखें। और प्रेजेंटली स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं। अब देखते हैं कंकरेंट लिस्ट।
It includes subjects of common interest to both such as education, forest, ठीक है, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन। ये इन सब पे क्या है कि दोनों बना सकते हैं लॉज, यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। बोथ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। इफ लॉज कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉ मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल। हमने देखा था कि अगर कोई लॉ कॉन्फ्लिक्ट में आएगा, यूनियन गवर्नमेंट बोलेगी कि मेरा लॉ सही है, बेस्ट है, स्टेट लॉ है, तो यूनियन का क्या करेगा, प्रिवील करेगा, यूनियन का लॉ रहेगा। अब आगे देखते हैं। अब एक आते हैं रेजिडुअरी लिस्ट। रेजिडुअरी लिस्ट क्या है? ये ऐसी लिस्ट है जैसे कि 1947 में हमारा देश का इंडिपेंडेंट हुआ, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तो अब देखो उस टाइम में कुछ ऐसे भी मतलब सब्जेक्ट्स है लिस्ट से, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स है ना जो कि हमें पता ही नहीं था कि आगे जाके हो गए। जैसे ये हो गया, मोबाइल फोन से हो गए, सोशल मीडिया हो गया, तो हमें पता नहीं था ना कि ये भी होगा आगे जाके। तो ये कुछ ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें पता नहीं थी उस टाइम। तो वो होगी रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स जो कि नॉट मेंशन है, ना तो यूनियन लिस्ट में, ना स्टेट लिस्ट में, ना कंकरेंट, किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो ये आती है अंडर द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जो कि आगे जाके आएंगे वो होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के अंडर आएंगे। समझ गए? तीनों लिस्ट और रेजिडुअरी सब्जेक्ट समझ गए क्या होते हैं? ये देखो, 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि क्लियर कट डिवीजन ऑफ पावर बताता है। तो आगे समझ में। अब देखते हैं हम पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, और रोल ऑफ जुडिशरी भी देखेंगे कि इनके कॉन्फ्लिक्ट्स में जुडिशरी का क्या रोल है। वैसे हम देख चुके हैं बट हम फिर से एक बार वापस से देख पढ़ेंगे। अब देखो, पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, कैसे पावर शेयर है। अब फर्स्ट चीज ये याद रखना कि ये जो पावर शेयरिंग है, जो फेडरेशन है, यूनियन ऑफ इंडिया है, ये क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कि ऑब्वियस है कि वो मोर पावरफुल है, क्वासी फेडरल स्टेट है विथ यूनिटरी टिल्ट, बट ये चाह के भी क्या है कि इसको हटा नहीं सकती, स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को पूरा ख़त्म नहीं कर सकती। ठीक है, एक यूनियन गवर्नमेंट सिर्फ अकेली नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको चाह के भी नहीं हटा सकते। बहुत सारी जजमेंट्स के बाद, सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स के बाद हमें ये जानने को मिला कि बेसिक स्ट्रक्चर है ये कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंस है कंट्री के लिए। ठीक है, कंट्री के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दैट ट्राई टू चेंजेस द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इनवैलिड। तो ये क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे कि यूनियन गवर्नमेंट चाह के भी खत्म नहीं कर सकती। अब आगे देखते हैं। नॉट इजी टू मेक चेंजेस फर्स्ट पास बाय बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। अब इस पावर शेयरिंग को ऐसे ही अल्टर नहीं कर सकती यूनियन गवर्नमेंट। इसके लिए क्या है कि यूनियन गवर्नमेंट को लॉ को पास करवाना पड़ेगा, बिल पास करवाना पड़ेगा, जो कि पहले तो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होंगे। जैसे कि कौन सा हाउस, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद अगर उनसे भी पास हो गए तो उनके बाद रेटिफाई करवाना पड़ेगा मेजोरिटी ऑफ स्टेट से विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी ऑफ, देन रेटिफाइड एटलीस्ट हाफ ऑफ टोटल स्टेट्स ऑफ लेजिस्लेचर। अब देखो, लोकसभा और राज्यसभा से क्या कि 2/3 मेजोरिटी के साथ इस बिल को पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद रेटिफाई करवाना पड़ेगा एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स, मतलब 28 स्टेट्स है तो मिनिमम 15 स्टेट से तो ये पास होना ही चाहिए। तो ये पावर शेयरिंग, तो ये क्या है कि एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी के साथ लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना पड़ेगा। उसके बाद रेटिफाई करवाना पड़ेगा एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट से। आगे देखते हैं। रोल ऑफ जुडिशरी इन फेडरल सिस्टम। जुडिशरी का क्या रोल है फेडरल सिस्टम में? जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures। अब यही देखने के लिए, जैसे हमने देखा कि कौन सा लॉ प्रिवील करेगा, जो भी है कौन बताएगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जुडिशरी का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करती है, देखती है कि लॉज प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो ये रोल ऑफ फेडरल सिस्टम है। ठीक है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स अबाउट डिवीजन ऑफ पावर, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक डिसीजंस।
और अगर मान लो उनके बीच डिस्प्यूट्स हो गए, कॉन्फ्लिक्ट हो गए कि किसी के पास ज़्यादा पावर है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को क्या है, इतनी पावर है, ठीक है, कि वो डिसीजंस ले सकते हैं। अब देखते हैं हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। फेडरलिज्म क्या है कि प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन Constitutional provisions are necessary for success of federation, but these are not sufficient. अब देखो, हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि पेरेंट्स जो है कि दो भाइयों को पावर्स क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो उन्होंने कह दिया और एक लीगल डॉक्यूमेंट दे दिया कि ठीक है तुम कर लेना। पर अगर क्या हो कि अगर बड़ा भाई बदमाश निकले, ठीक है, वो थोड़ा होशियार चालाक निकले और बड़े भाई को क्या ठग ले, ठीक है, उसको भुला के क्या करें कि वो उलझा ले और कह दे कि भैया तू ना समझ, मैं तेरे को अच्छे से ना तेरे को संभाल लूंगा, तू क्यों जुटी ते टेंशन ले रहा है, तू पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे, IAS बन और मैं सब देख लूंगा, ऐसा करके उसको बुला दे। तो कहना कि एक सक्सेस होने के लिए फेडरलिज्म की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन तो नेसेसरी है, एक लीगल डॉक्यूमेंट तो नेसेसरी है, बट वो सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्यों नहीं है? इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो ये डिपेंड करता है ना कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नेचर पे कि कैसे है उस कंट्री की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो और अब देखो कि स्टेट्स की राइज कैसे हुई, स्टेट्स कैसे बने। अब आपको कहना कि मैं आपकी बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप मान लो 10th के बाद या 12th के बाद कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। और आपके मान लो इसमें भी MCQ आ जाए, क्या पता, ठीक है, तो उसमें भी हेल्प हो जाएगी। अब देखो लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अब देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स की पहले राइज कैसे हुई। The creation of linguistic states was first and major test for democratic politics in our country. हमारी कंट्री में जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो डिमांड्स थी वो अराइज हुई अराउंड 1947 के बाद। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो इंडिपेंडेंस में जो फ्रीडम फाइटर्स ने लोगों को एकजुट किया था, प्रिंसली स्टेट्स को, प्रोविंसेस थे, उनको एक साथ लिया था। क्या क्या के लिया था? उनको ये बोला गया था कि एक बार आप हमारी हेल्प कर दो। उसके बाद जो राजा रजवाड़े थे उनको बोला कि हम आपको क्या करेंगे, आपको अलग एक स्टेट बना देंगे, आपकी जो प्रोविंस है, प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको क्या करेंगे, एक अलग स्पेसिफिक दर्जा दे देंगे। और जैसे कि 1947 के बाद जो ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के गए, तो उन्होंने बोला कि जो प्रिंसली स्टेट्स के उनको 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप इंडिया में मिल जाइए, या पाकिस्तान में मिल जाइए, या आप एक ऑटोनोमस स्टेट बना सकते हैं, अपना आप खुद की कंट्री बना सकते हैं। तो जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब है, उन्होंने क्या किया कि सबको अराउंड 500 मोर देन 500 प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स है, तो उनको अपने साथ लिया और उनको प्रॉमिस क्या किया गया, यही तो प्रॉमिस किया गया ना कि हम आपको क्या करेंगे, आप हमारे साथ मिलिए, हम आपको स्पेसिफिक दर्जा देंगे। तो अब क्या हुआ कि हमने एक बंटवारा देख चुके थे, हम इंडिया और पाकिस्तान का एक ब्लडी बहुत गंदा पार्टीशन देख चुके थे, इसमें लाखों लोगों की मौत हुई। तो वो सिर्फ इसी वजह से हुई थी, ठीक है, जो रिलीजन की वजह से, धर्म के नाम पे बंटवारा हुआ था। तो वो हम जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, वो एक बंटवारा देख चुके थे, वो और बंटवारा नहीं देखना चाहते। जब उन्होंने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि एक बार सोचा कि अभी देश नया नया आज़ाद हुआ है, तो उसको और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर डिवाइड करेंगे तो क्या पता कि वो अपने आप को ऑटोनोमस कर ले, पूरा फ्री कर ले, और एक और भाग बन जाए, ठीक है, और पार्ट्स हो जाए कंट्री के। तो वो ये नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक बार इसको रोकने की कोशिश की गई। बट क्या ना कि लोगों को बोला ये गया था, तो लोग इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या किया कि उन्होंने डिमांड यही क्रिएट कर दी कि भैया नहीं, हमें आपने बोला था तो हमें हमारे स्टेट्स चाहिए। उसके बाद जो मैक्सिमम जो नदर्न पार्ट है जो कंट्री का, आपने वो क्या कि हिंदी भाषी लोग हैं, जो कि मैक्सिमम लोग हिंदी बोलते हैं, तो उन्हें ऐसे लगा कि ये लोग अब हम पे हिंदी इम्पोज करेंगे, तो ये और प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद तो बहुत सारी जो प्रोटेस्ट हुए, स्ट्राइक्स हुई, तो ये क्या कि मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का कंट्री के आज़ाद होने के बाद, ठीक है, फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। अब देखो उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद 3 कमीशन आए। 1948 में आया धार कमीशन, जिसके SK धार जो थे वो चेयरमैन थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अभी देश के लिए सही नहीं है, उन्होंने इसको एक बार शांत रहने के लिए बोला गया, इस प्रॉब्लम्स को लिए।
बट लोग वही थे। उसके बाद लोग नहीं माने तो उसके बाद एक और कमीशन बनाया गया, जेवीपी कमीशन 1949 में। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि हाँ ठीक है, एक बार उन्होंने बस थोड़ा सा हिंट दे दिया कि हाँ कर सकते हैं, बट अभी एक बार के लिए शांत करते हैं, क्योंकि एक बार वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। जैसे कि 1949 में वो पाकिस्तान के साथ वॉर भी हो गया, फर्स्ट वॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उन्होंने भी एक बार उसे शांत रहने के लिए कहा। उसके बाद आया थर्ड कमीशन जो कि बना फैजल अली कमीशन, जिसके कि फैजल अली थे चेयरमैन थे। उन्होंने कहा कि एक बार बना देते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव भी कन्वीनियंस होगा और लिंग्विस्टिक बना देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 1956 में, 1953 में वो उन्हें बनाया गया, 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया और 1955 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया। तो 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसके थ्रू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो ये पीछे की बैक स्टोरी थी, ठीक है, कैसे स्टेट्स फॉर्म हुए। उसके बाद तो स्टेट्स बनते गए और अलग अलग होते गए। अब देखते हैं आगे। Many did many old states have vanished, many new states being created। जो ओल्ड स्टेट थे उन्हें खत्म किया गया और जो न्यू स्टेट्स बनाए गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के बाद जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950 में, सॉरी, तो उसमें क्या है कि स्टेट्स का अरेंजमेंट तो किया गया, पर उसमें स्टेट्स को स्टेट्स ऐसे नहीं थे जैसे कि आज प्रेजेंट डे में। उनमें प्रिंसली स्टेट्स अलग थे, प्रोविंशियल्स अलग थे, और जो चीफ कमिश्नर के जो प्रोविंसेस थी वो अलग थी, और अंडमान निकोबार एक अलग पार्ट बनाया गया था। तो ये पार्ट्स में डिवाइड था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ऐसे 4 पार्ट्स में। तो ये अलग अलग था। उसके बाद जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद इसको अलग बनाया गया। अब देखो, इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट ए न्यू स्टेट्स। ठीक है, अलग स्टेट्स बनाने के लिए बाउंड्री चेंज की गई। दिस was done to ensure that the people who speak same language lived in same state। और उसके बाद जो लोग सेम लैंग्वेज को स्पीक करते थे उनके लिए एक सेम स्टेट बनाया गया। ठीक है, जैसे मराठी भाषी लोग हो गए, तमिल हो गए, और भी बहुत सारे हो गए। ठीक है, बंगाली हो गए जैसे। अब देखो, लैंग्वेज ये जो है ना, ये एक बहुत इंटरनल मैटर है। अब हम तो अभी नहीं समझ पाएंगे, आप लोग नहीं समझ पाओगे कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लोग सिर्फ लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता कि लैंग्वेज की वजह से जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान का डिवाइड हो गया। जो कि आज ईस्ट पाकिस्तान है, वो पहले जो बांग्लादेश है वो पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ठीक है, जो पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो ये ना लैंग्वेज, क्योंकि पाकिस्तानियों ने क्या किया कि उन पे अपनी उर्दू लैंग्वेज इम्पोज करने की कोशिश की, तो वो उनके लिए बहुत ट्रिगर पॉइंट था। तो उन्होंने उसके लिए क्या की, जंगी छेड़ दी कि भैया हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। तो वही बात है ना। तो लैंग्वेज बहुत इंटरनल मैटर है सोसाइटी का। लैंग्वेज हो गया, रिलीजन हो गया, ये बिलीव्स हो ना, ये बहुत इंटरनल मैटर है इस वजह से। खैर छोड़ो, वापस आते हैं इस पे। व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वाज राइज, सम नेशनल लीडर्स feared that it would lead to the disintegration of the country। जैसे हमने आपको बता दिया कि जब राइज हुई डिमांड्स लिंग्विस्टिक ऐसे बनाने की, तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, नेशनल लीडर्स थे उस टाइम के, तो वो वापस डर गए कि यार ये तो फिर डिसइंटीग्रेशन कर देंगे कंट्री का। तो ठीक है, तो ये सब हो गया। सो जो इंडिया आज हम देख रहे हैं वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। जो स्टेट्स आज देखने को मिलते हैं, बाउंड्रीज, वो सब बहुत अलग थी स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस, उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होता है। ठीक है, अब देखते हैं लैंग्वेज पॉलिसीज क्या है। ठीक है, सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज लैंग्वेज पॉलिसी। अब ये भी बहुत बड़ा टेस्ट था। जैसे कि हमने देखा कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ, बहुत सारी डिमांड्स हुई स्टेट की, वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ही तो थी कि एक जो वन लैंग्वेज स्पीक करते हैं उनके लिए अलग एक स्टेट बनाया जाए। तो वैसे ही second test for Indian Federation is language policy। Constitution did not give in the status of national language to any language। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं, मानते हैं, और ये बात मतलब मैक्सिमम लोग, मेजोरिटी मानती है कि हिंदी जो है वो नेशनल लैंग्वेज है। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो फ्रीडम फाइटर ने बहुत प्यार से सींचा है अपने देश को, और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे से बनाया है कि उन्हें पता था, वो बहुत मतलब विजनरी लोग थे, उन्हें पता था कि आगे जाके इस चीज़ का कन्फ्लिक्ट होगा, जो कि हमने देखा स्टार्टिंग में ही हो गया वो तो, है ना। उसके बाद भी अभी भी देखो बहुत सारे होते हैं।
तो वही बात है ना। तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, किसी भी लैंग्वेज को नहीं दिया, ठीक है। डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूज ऑफ इंग्लिश, अब स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में मेंटेन करते थे, और जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो भी उसी टाइम में थे, तो उन्होंने सारे देख रहे थे कि इंग्लिश में चल रहा है सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार 1965 के लिए 15 साल के लिए उन्होंने सोचा कि हम इंग्लिश को डॉक्यूमेंट्स के लिए और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। बट उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वो रह नहीं पाया, उन्होंने लगा कि ठीक है अब कन्वीनियंस के लिए ठीक है, तो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिशियल पर्पसेस के लिए करना बढ़ा दिया गया, है ना, एक्सटेंड कर दिया, और ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वाज स्टॉप इन 1965, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ along with हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो हिंदी का और इंग्लिश का ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ अभी किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी नेशनल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। प्रमोशन डज नॉट मीन इम्पोजिंग हिंदी। अब ये प्रमोट किया हिंदी को कि ठीक है हिंदी कर लेते हैं, क्योंकि मेजोरिटी जो लोग थे वो हिंदी बोलते हैं। तो अब प्रमोशन डज नॉट मीन कि इम्पोज कर रहे हैं हिंदी को। आगे देखते हैं, टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज। अब ये देखो, अब पता था उनको, विजनरी लोग थे कि ऐसे प्रॉब्लम्स अराइज होगी, तो उन्होंने क्या किया कि 21 अदर लैंग्वेजेस को शेड्यूल डाल दिया, ठीक है। एट शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्लियरली क्या है, रिकॉग्नाइज करता है 22 लैंग्वेजेस को। जो स्टार्टिंग में थे वो 14 लैंग्वेजेस और अब 22 लैंग्वेजेस क्या है एट शेड्यूल में है। और आर्टिकल भी तो है उसके लिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए 3432 351, तो ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। Restructuring central-state relation is one more way in which federalism has been practiced. Constitutional arrangement of sharing powers, so सेंट्रल-स्टेट रिलेशन भी एक वे है जिसके थ्रू फेडरलिज्म प्रैक्टिस की जाती है। 1990 राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स। अब देखो इसमें क्या 1990 के बाद रीजनल जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी राइज हुई, वो राइज हुई। अब पूछो क्यों, ठीक है, क्योंकि जो 1990 तक क्या था ना, वन पार्टी रूल था। वन पार्टी रूल ऐसे कि जो कांग्रेस थी उस टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब सब लोगों फेमस पार्टी मान लो, ठीक है, क्योंकि आईएनसी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन इंडिपेंडेंस में भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है उसका। तो उस टाइम क्या है ना कि लोगों के बस जुबान पे एक ही नाम था, आईएनसी आईएनसी। तो उस वजह से कांग्रेस थी हर बार जो मेजोरिटी गवर्नमेंट बनती। तो उसके बाद जब इंदिरा गांधी मैम का एसेसिनेशन हुआ, उसके बाद राजीव गांधी सर का एसेसिनेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी कांग्रेस की जो थोड़ा सा ना वो जो हम कह सकते हैं कि सुपीरियरिटी हो गई या थोड़ा फेमस वो कम हो गई। उसके बाद बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज है वो अराइज हुई, वो हुई। तो उसके बाद क्या है कि 1990 के बाद कोalition गवर्नमेंट बनी। अब कोalition गवर्नमेंट क्या होती है, अब देखो कोalition गवर्नमेंट के मेरे पास आप लोगों के लिए एक टैटू है, वो देखो, ये देखो कोalition गवर्नमेंट क्या, आपको ये समझ आओगे। अब देखो जैसे कि ये एक ठीक है पार्टी है, तो मान लो अब गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है, सेंटर में कितनी सीट्स चाहिए होती है, हाफ ऑफ दो सीट्स। तो मान लो किसी को भी पूरी सीट्स नहीं मिली। अब हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मान लो 100 सीट्स चाहिए, ठीक है, 100 सीट्स ही है टोटल। अब मान लो अपनी जो गवर्नमेंट बनाने के लिए, रूल करने के लिए हमें 50 सीट्स चाहिए। अब मान लो किसी को 40 मिल गई, तो और किसी को 30 मिली है, किसी को 20 मिली है, तो उसके लिए क्या होगा कि अब रोल तो कोई नहीं कर सकता ना, रूल तो उसके लिए 40 वाला क्या करेगा, किसी और पार्टी का सपोर्ट लेगा, और कोई और पार्टी उसे जो कि खुद भी मेजोरिटी मतलब ज़्यादा सीट्स नहीं लाई है, ठीक है, तो वो भी क्या करेगी कि
दूसरी पार्टी को सपोर्ट करेगी, तो ऐसे करके 2-3 पार्टी का सपोर्ट मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनती है। जैसे कि ये देखो टीएमसी, डीएमके, और ये देखो पेड़ भी टूटा पड़ा है बेचारी का, सीएमपी, सीपीएम तो इनको बीएसपी, एसपी, ये इनको क्या करिए, सपोर्ट प्रोवाइड करिए। तो ये ठीक है, ये होता है कोalition गवर्नमेंट। समझ में आया इतना? अब देखते हैं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों जरूरी था कंट्री के लिए और क्या रीजन से, और इसके प्रोविजंस क्या हैं? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? व्हेन द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एक सुप्रीम गवर्नमेंट है, जो अपर गवर्नमेंट है, उससे पावर को क्या किया, थोड़ा सी पावर को ले ली जाती है और नीचे वाली गवर्नमेंट को दी जाती है, उसे ही कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे पावर कंसंट्रेटेड होती है, जो कि एक ही आदमी के हाथ में पूरी पावर्स होती है। बट डिसेंट्रलाइजेशन उससे डिफरेंट है। उससे डिफरेंट ऐसे कि जो पावर उससे लेके नीचे भी दी जाती है, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल लेवल्स, और लोकल लेवल्स को पावर दी जा रही है, तो उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। अब देखो, फेडरल पावर शेयरिंग नीडेड अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट, और ये जो फेडरल पावर शेयरिंग है जो इंडिया में, उसको एक अनदर टायर की भी जरूरत थी। जरूरत क्यों थी वो आगे देखेंगे। सो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कुड बी सेटल्ड एट लोकल लेवल। अब देखो यही रीजंस है कि जो अब एक तो ऊपर है, जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा कि एक तो दिल्ली हो गया, एक कैपिटल्स हो गए, जयपुर में हो गया, एक तो वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व, एक रूरल लेवल जो कि लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स हो गई। अब जो पीएम है, सीएम है, इनको बहुत सारे काम है, उनको है ना फॉरेन अफेयर्स देख रहे हैं, जो अपने स्टेट्स के है ना मेजर इश्यूज देख रहे हैं, वो नल ठीक कराते थोड़ी फिरेंगे। वैसे थोड़ी है कि हम फोन करेंगे, हाँ जी आइए, और नल खराब हो गया, पानी की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो सॉल्व कर जाती नहीं। उसके लिए हम वार्ड मेंबर्स होंगे, ये हमारे पंच होंगे, उनसे हम सॉल्व करवाएंगे। तो लोकल लेवल्स पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, इसके लिए डिसेंट्रलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये मेजर स्टेप लिया गया था 1992 में, ठीक है, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। तो बहुत बार देख चुके हैं, अब तो आपको रट जाना चाहिए, एकदम दिमाग में फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब प्रोविजंस क्या थे, ठीक है, प्रोविजंस देखते हैं क्या क्या प्रोविजंस थे इस अमेंडमेंट के साथ। प्रोविजंस ये थे कि कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन। अब कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी हो गया कि हर बार इलेक्शन करवाए जाएंगे, ठीक है। सीट्स असाउट इन इलेक्टेड बॉडीज, एग्जीक्यूटिव हेड्स, तो सीट्स क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई, किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है, किसमें, इलेक्टेड बॉडीज में और एग्जीक्यूटिव हेड्स में, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी ये हो गई, इनके लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई। 1/3 पोजीशन किसके लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। सीट्स 1/3 सीट्स किसके लिए, लोकल लेवल जो होता है ना इलेक्शन, उसमें 1/3 पोजीशन वुमेन के लिए, ठीक है। और क्या क्या प्रोविजन थे, अब देखो, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो बनाया गया, क्रिएटेड टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शंस। स्टेट इलेक्शन कमीशन इनके पंचायत के और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को होल्ड करवाएगा। स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू। अब देखो जो अब वही बात, पैसों के बगैर कुछ नहीं चलता। उन्होंने पावर तो दे दी लीगल डॉक्यूमेंट पे, बट अब उस पावर को, जैसे कि हमें कुछ काम करवाना है लोकल लेवल पे, तो उसके लिए फंड्स भी चाहिए, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना रेवेन्यू देगी। अब एक चीज आप नोटिस करना कि ये जो 1992 में हुआ, इसकी जरूरत तो हमें इंडिपेंडेंस के बाद भी थी। तो ये जो 3 टायर है, ये स्टार्टिंग में क्यों ना होके 1992 तक आगे ही क्यों हुआ, इसका मेन रीजन है कि ये, अब देखो इसमें क्या लिखा है, देखना इसे समझना, ये बहुत मतलब है ना कंसेप्चुअल क्लियरिटी है, पता तो होना चाहिए ना कि इस टाइम आया तो इसी टाइम क्यों आया, ठीक है। और मैक्सिमम लोग आपको नहीं बता पाएंगे, वो ये तो बता देंगे कि 1992 में है ना ये जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, बट ये नहीं बताएंगे क्यों हुआ, इसी टाइम क्यों हुआ। इसके पीछे का रीजन ये है कि कोई भी अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहता। अब हमने स्टार्टिंग में देखा, 2 मिनट पहले देखा कि जो कांग्रेस थी उस टाइम
फेमस पार्टी थी, और सिंगल पार्टी रूल था। मतलब सिंगल पार्टी रूल ऐसे नहीं, ऐसे तो मतलब इंडिया में सिंगल पार्टी रूल नहीं है, बट वो अकेली रूल कर रही थी, मैक्सिमम टाइम तक उन्होंने ही रूल किया। उसके बाद क्या हुआ कि कोalition गवर्नमेंट आई। अब कोalition गवर्नमेंट में क्या होता है कि हम हमें डर रहता है कि कहीं सरकार गिर ना जाए। तो उसकी वजह से उस टाइम में जो पीएम थे हमारे, उन्होंने क्या किया, स्टेट्स को रेटिफाई करवाया कि अभी आप बात मानिए हमारी, और ये बहुत ज़रूरी है इस टाइम के लिए। तो उन्होंने उस टाइम के हालातों पे देखते हुए इसको रेटिफाई करवाया और बिल को पास करवाया। तो ये रीज़न है, ठीक है, समझ में आया? अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं रीजंस, क्यों पंचायत राज और हमें म्यूनसिपैलिटी की जरूरत पड़ी। अब एक बिग कंट्री है जैसे हमारे देश हो गया, उसमें एसेंशियल है कि एक लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट हो जो कि लोकल लेवल पे लोकल लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे, ठीक है। लोकल पीपुल्स बेटर नॉलेज, और देखो लोकल्स जो लोग हैं उनको बेटर नॉलेज है। अब हम यहाँ पे लोकल लेवल पे बैठे हैं तो हमें बेटर नॉलेज है कि हमारे यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब सेंटर कोई और पॉलिसी ला रहा है और हमें कुछ और चाहिए, हमें अभी पानी चाहिए और सेंटर ला रहा है कि भैया बड़ी बड़ी पॉलिसीज बना रहे हैं, ये हाईवे बना देंगे वो बना देंगे। भैया पहले हमारी फर्स्ट और सर्वाइवल के लिए हमारी नीड है कि हमें पानी दे दो, हमें सैनिटेशन दे दो, हमें हमें पक्का मकान दे दो। तो ये हमारी नीड है, और गवर्नमेंट ला रहा है कि हाईवे बना देंगे, पुलिया बना देंगे, ब्रिजेस बनाएंगे तुम्हारे लिए। तो हमें वो नहीं चाहिए। तो लोकल लेवल पे जो लोकल लोकल हैं उनकी डिमांड्स अलग है, उनकी नीड्स अलग है। तो ये रीज़न है। बेटर आइडियाज वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स। और जो लोकल लोगों को वही बात है ना कि हमें बेटर नॉलेज है कि हम हमारे लिए पैसा कहाँ पे इस्तेमाल करो और फंड्स को कैसे मैनेज करो और ये सब, ठीक है। कॉमन सिटीजन्स कैन बी इन्वॉल्व, और बेस्ट पार्ट ये है कि जो कॉमन सिटीजन्स है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, ठीक है। ग्रास रूट लेवल इंश्योर स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो राइज कब होते हैं, जब किसी को ऐसे लगता है कि हाँ हम बिछड़ रखे हैं, ठीक है, उनमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें मतलब साथ नहीं लिया जा रहा। तो तब क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। तो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बेस्ट होगा ना कि लोकल लोगों को ही इन्वॉल्व कर लो, तो उन्हें लगेगा कि हाँ हम भी पार्टिसिपेशन तो करें ना, पार्टिसिपेशन है इन इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करें। तो दिस इज द रीजन। अब देखो 1.3 बिलियन पीपल इन इंडिया, अब तो 1.4 बिलियन हो गए। तो लेस देन 5,000 पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो ये जो हमारे पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होगी, काउंसिल्स हो गए, अब वहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव है वो है 5,000। और 5,000 लोग हैं 1.4 बिलियन पीपल्स की तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके। हर एक को तो दिमाग में नहीं रख सकते ना, उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब उनसे बेटर क्या होगा कि हम ये देखो रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडिंग पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। अब यहाँ पे लिखा हुआ 3.2 मिलियन, ये पुराना डाटा है, ठीक है, 2011 का डाटा है। अभी अराउंड 3.6 मिलियन मतलब 36 लाख लोग हैं रिप्रेजेंटेटिव है। तो बेटर 5,000 है या 36 लाख हैं प्रॉब्लम्स। तो ये ना कि 36 लाख लोग प्रॉब्लम्स को बेटर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये रीजन हो गया। अब देखो रूरल लोकल गवर्नमेंट, पंचायत राज। अब रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं पंचायत राज। अब पंचायत राज और म्यूनसिपैलिटी का डिफरेंस देख रहे हैं क्या क्या है, ठीक है। रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं पंचायत राज। उसमें काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, पंच एंड प्रेसिडेंट और सरपंच, और उनको कहते हैं हम पंच कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं और सरपंच कहते हैं। और ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, एडल्ट होते हैं ना जो ग्राम सभा में, ठीक है, उनके द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड हो जाते हैं जो एडल्ट होते हैं उनके द्वारा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर इंटायर विलेज, और पूरे इंटायर के लिए ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और बिग सिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अब जो बड़ी सिटीज है उनको बना दिया गया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, और जो स्मॉल रूरल एरिया है उनको बना दिया गया पंचायत राज, ठीक है। तो म्यूनसिपल चेयरपर्सन, पॉलिटिकल हेड कौन होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का? पॉलिटिकल हेड होता है म्यूनसिपल चेयरपर्सन। ये इस तरीके से डिवाइड है पावर्स बिटवीन 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
उसके बाद आगे अपने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद डिवीज़न हुआ। अब देखो डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद, ब्लॉक, तहसील, ठीक है, और एक हो गया ग्राम पंचायत, और इसमें हो गया म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपैलिटी और सिटी काउंसिल, नगर पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका। तो ये है डिवीज़न। हो गया चैप्टर, इतना ही है। आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा, है ना। सो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच। होप योर डे गुड। और ठीक है, बाय।